आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है और बहुलक में किस प्रकार से यौगिक काम में आते हैं या फिर बहुलक का किस प्रकार से उपयोग हम दैनिक जीवन में लेते हैं। तो देखो बहुलक क्या है। तो बहुलक समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा माला होती है, जानते हो ना। तो माला किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ये देखो अभी बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माला का निर्माण कैसे हुआ। माला का निर्माण यहाँ पर क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे मोती है उन छोटे छोटे मोतियों के बार बार दोहराने से है वो किसका निर्माण हो गया, एक माला का निर्माण हो गया। तो ये जो छोटे छोटे मोती है, ये एक छोटा मोती फिर इसके साथ जुड़ा फिर आगे जुड़ा, तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक लंबी श्रृंखला बन गई ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कैसे, परिभाषा अलग तरीके से होंगी। ये जो छोटे छोटे मोती है ना, ये होते हैं एकलक। क्या बोलेंगे इनको हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एकलक। और ये पूरा मतलब यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटे छोटे मोती या छोटे छोटे जो एकलक है वो मिलकर वो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक माला का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो कि जो परिभाषा बहुलक की वो परिभाषा क्या हो जाएगी कि छोटे छोटे अणुभार वाले एकलक मिलकर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि बहुलक है वो क्या होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से वो माला बनाते हैं, तो माला बनाते समय वहां पर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो मोती है वो काम में लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे अणुभार वाले, ठीक है, जिनका अणुओं का भार क्या है, कम है, तो छोटे छोटे जो अणुभार वाले एकलक है वो मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, जब छोटे छोटे अणु को मिलाकर एक बहुलक का निर्माण करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बहुलकीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका बहुलक होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में और क्या क्या बातें हैं उनके बारे में। तो अब बात करते हैं कि बहुलक के प्रकार। तो बहुलक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, जो हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, तो प्राकृतिक बहुलक। दूसरा होता है आपका संश्लेषित बहुलक। कौन सा होता है, संश्लेषित बहुलक, जो हमें मतलब जो मानव निर्मित बहुलक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संश्लेषित बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में। तो देखो प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि प्राकृतिक बहुलक मतलब क्या हुआ कि वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो देखो प्राकृतिक बहुलक, तो प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, देखो जो बहुलक सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, ये तो नाम से ही कंफर्म हो गया था। अब देखो जो बहुलक सीधे प्रकृति से प्राप्त हो गए वो प्राकृतिक बहुलक कहलाएंगे। अब कौन कौन से वो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, तो उनमें से कुछ 2-3-4 उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहला होता है आपका प्राकृतिक रबर। क्या आता है, प्राकृतिक रबर, जो आप मिटाने के काम में लेते हो ना, भाई पेंसिल से जो भी लिखा हुआ है उसको मिटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, रबर का प्रयोग करते हो ना, तो वो प्राकृतिक रबर। उसके बाद में देखो इसके अलावा स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, ये स्टार्च जैसे आपके मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है मतलब जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना आपके कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है स्टार्च की वजह से होता है। तो स्टार्च पेड़ पौधों में पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। तो स्टार्च क्या होता है कि बहुलक होता है। ठीक है, तो स्टार्च के अलावा सेल्यूलोज
क्या, सेल्यूलोज, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है, वहां पर जब पढ़ेंगे आगे सेल्यूलोज। और उसके बाद देख लो यहाँ पर एक बच गया रेजिन, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, गोंद बोल सकते हैं, ठीक है। तो गोंद भी क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। अब इनकी कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके वहां पर कुछ ना कुछ उनके साथ मिला देंगे और मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बना सकते हैं। तो अब इनमें हम यहाँ पर इनमें सबसे हम यहाँ पर प्राकृतिक रबर के बारे में वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, बाकी के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ तो प्राकृतिक रबर इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, देखो प्राकृतिक रबर होता है ये वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। मतलब रबर क्या होता है, वृक्ष होता है, ठीक है, रबर का वृक्ष होता है। तो रबर का वृक्ष होता है, उसमें क्या होता है, द्रव्य के रूप में वो क्या प्राप्त होता है, एक गाढ़ा द्रव्य प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे रबर शीर क्या बोलते हैं, रबर शीर, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर शीर या फिर लेटेक्स कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, ये एक वृक्ष से प्राप्त होता है जो द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रबर शीर या फिर बोलेंगे इसको लेटेक्स से बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्राकृतिक रबर के बारे में। अब प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है, मतलब किन किन एकलक इकाइयों से। हमें पता है कि बहुलक, आप ऐसे याद रखो कि बहुलक है उसका निर्माण कैसे होता है, बहुलक का निर्माण होता है छोटे छोटे एकलक से मिलकर है वो बहुलक का निर्माण होता है। एकलक मतलब जिससे माला के अंदर मोती होते हैं, ठीक है, वो बार बार मोतियों के मिलने से ही वो किसका निर्माण होता है, जो मतलब माला है उसका निर्माण होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो मोती है वो एकलक है। तो यहाँ पर भी जो प्राकृतिक रबर है उसका भी कुछ ना कुछ एकलक होना चाहिए ना। तो वो एकलक क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर का एकलक या बहुलक भी बोल सकते हो कि इसका बहुलक क्या है, ठीक है। प्राकृतिक रबर का एकलक आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, ठीक है, आइसोप्रीन। तो ये हो गया प्राकृतिक रबर का जो एकलक है, आइसोप्रीन होता है। अब यहाँ पर अभिक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से आइसोप्रीन का हमारे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। भाई यहाँ पर कोई मोती थोड़ी है जो हमने मोती यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर बहुलक बन गया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जो रसायन की यहाँ पर है, तो रसायनों को हमारे को यहाँ पर अभिक्रिया को प्रदर्शित करना पड़ेगा ना। तो आइसोप्रीन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। सबकी संयोजकता देखो पूरी है कि नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 और इसकी भी कितनी 4, सबकी संयोजकता पूरी है। ये होता है आपका आइसोप्रीन का फॉर्मूला। याद कैसे रखना है कि आपने बताया कि आइसो समूह क्या होता है, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है ना आइसो समूह, ठीक है। एक कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़े हो और फिर तीसरा या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन जुड़े हो, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, आइसो समूह कहते हैं। तो आपको आइसोप्रीन का फॉर्मूला कैसे बनाना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो एक C है इसके साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड करके CH2 जोड़ दो और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर ये हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड करके CH2 जोड़ दो। बस इतना ही देखिए हमने, देख लो ये और ये सेम एज इट इज है, मतलब दोनों साइड मतलब आपको CH3 पर नहीं जोड़ना है, एक C पर और एक CH3 पर क्या करना है, डबल बॉन्ड करके और CH2 जोड़ दो। किसका निर्माण हो जाएगा, आइसोप्रीन का निर्माण। मतलब बता रहा हूं आपको, ठीक है, कैसे हुआ है। तो ये हो गया आइसोप्रीन। अब यहाँ पर आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन हो गए, तो हमने क्या एक ही आइसोप्रीन लेके बहुलक का निर्माण हो जाएगा क्या, एक ही मोती से वो पूरी माला का निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा ना। कितने मोती लेने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 10 15 20 100 कुछ ऐसे मोती लेने पड़ेंगे ना। तो मान लो अगर हमारे को पता नहीं कितने मोती लिए, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, n मोती, भाई ऐसे बोलेंगे। तो n मतलब आप यहाँ पर n की जगह कुछ मान रखो, उसको माना जाएगा। इसी प्रकार से हमारे को यहाँ पर आइसोप्रीन कितने लेने पड़ेंगे, भाई 2 3 4 कितने ले, हाँ तो हम यहाँ पर मान लेंगे, हमने लिए इसके n, ठीक है, n अणु ले लिए यहाँ पर। आइसोप्रीन के कितने अणु ले लिए, n अणु ले लिए। अब यहाँ पर इसका होगा बहुलकीकरण, तो यहाँ पर हम तीर का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे हम बहुलकीकरण।
अब इसका क्या होगा, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था बहुलकीकरण क्या होता है कि जब छोटे छोटे अणुभार वाले, ये छोटे छोटे अणुभार वाले जब मिलकर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसको या बड़े अणुभार वाले जो अणु है उसका निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं प्रक्रिया को। तो यहाँ पर हमने आइसोप्रीन के, ये क्या आपका आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन के कितने बहुलक लिए, ये कितने एकलक लिए हमने, n एकलक लिए, ठीक है। इस प्रकार के हमारे पास में 1 2 3 4 5 कितने एकलक है, n जो एकलक है। अब यहाँ पर देखो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुलक के अंदर अभिक्रिया आप आसानी से लिख लोगे, बस आपको एकलक की ध्यान रखना है और अभिक्रिया आपके आसानी से हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, जो ये इस प्रकार से कोष्टक ये बनाना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। डबल बॉन्ड के आसपास आपको मतलब सॉरी जो कोष्टक है उसके आसपास में अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो आपको डबल बॉन्ड को वहां से हटाना है और बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड लगाना है या जो भी जरूरत नहीं है तो मतलब डबल बॉन्ड को हटाना है जहां पर भी लगे हुए, ठीक है, और उनकी जगह आपको सिंगल बॉन्ड लगाना, अभी हम करेंगे। और जहां पर भी आपको OH और H दिखे, जहां पर OH दिखे इसका मतलब आपको उसमें से H2 निकालना है। जहां पर डबल बॉन्ड दिखे आपको कहीं पर भी तो वहां पर डबल बॉन्ड को हटाना है और नया डबल बॉन्ड की आवश्यकता है तो वहां पर जोड़ना है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और जहां पर भी आपको OH दिखे, ये किस में दिखेंगे, OH और डबल बॉन्ड ये दिखेंगे एकलक में। ये क्या है आपका, ये है एकलक या अभिकारक बोल सकते हो, ठीक है, ये है एकलक। तो एकलक में आपको जब भी डबल बॉन्ड दिखे वगैरह तो उनको हटाना है और फिर अगर जरूरत हो तो लगा देना है, कोई नया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और जहां पर भी आपको एकलक के अंदर OH दिखे, ठीक है, तो वहां पर आपको किसको निकालना है, H2 को निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि OH और H मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2 का। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, इसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। कोष्टक लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा CH2, मैंने बोला कि डबल बॉन्ड है उसको हटाना है तो डबल बॉन्ड हटा दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगो, ठीक है। फिर लिखा हमने CH, फिर सिंगल बॉन्ड, बाकी सब सेम टू सेम लिखो एक बार, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और कोष्टक बंद कर दो। कर दिया इतना काम, इतना ही काम किया ना आपने क्या किया अभी तक, वो डबल बॉन्ड को हटा दिया है। अब उसमें देखो आप कहीं पर डबल बॉन्ड की आवश्यकता है या फिर किसकी संयोजकता पूरी नहीं है, तो इसकी बात करो तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3, इसकी 3 संयोजकता है, इसका मतलब एक इसका बंद बाकी रह गया तो उस बंद को हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो बंद लिखा है ना, ये इस कोष्टक को काटना चाहिए यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी है कि नहीं है, कितनी है इसकी संयोजकता, 1 और 2 और 3, इसकी 3 ही संयोजकता है। इसकी संयोजकता देखो कितनी है, 1 2 और 3, और इसकी संयोजकता कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर तो क्या लगा देंगे, फिर से एक बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे को एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में कहां पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पर तो लगा नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले से लगे हुए थे, तो वहां पर कैसे लगाऊं। अब मेरे पास में या तो ये बचता है या ये बचता है, अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी है, 3 और 4 हो गई, इसका मतलब इसकी अधूरी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखो अब सबकी संयोजकता पूरी मिलेगी आपको। यहाँ पर देखो इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी देखो 1 2 मतलब 3 और 1 4, यहाँ पर सबकी संयोजकता पूरी है, ठीक है। तो कैसे किया आपने, जो डबल बॉन्ड था उसको हटा दिया, यहाँ पर अगर आवश्यकता थी तो आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, और डबल बॉन्ड वाले को आपके इस प्रकार से अलग 2 बॉन्ड जोड़ दिए जो इस कोष्टक को काटने चाहिए, यहाँ पर देखो ये कट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर तो अभी तो एक ही एक लग लिया है, लेकिन यहाँ पर है कितने, n, तो अब आपको n कहां पर लगाना, अब n आपको यहाँ पर नीचे लगाना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, वापस से आगे नहीं लगाना है, और n भी लगाना जरूरी है। अगर n नहीं लगाओगे तो फिर बहुलक नहीं होगा वो, क्योंकि एक मोती से वो माला का निर्माण थोड़ी हो जाएगा, एक बहुलक एक एकलक से वो क्या होगा, बहुलक का निर्माण हो जाएगा या नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से वो क्या होता है, यहाँ पर आपको n है वो क्या लेने पड़ेंगे, एकलक लेने पड़ेंगे, तभी आपका जो बहुलक है उसका निर्माण होगा। तो यहाँ पर आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन का बहुलकीकरण हुआ, और आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से वो किसका निर्माण हो गया, प्राकृतिक रबर का निर्माण हो गया, प्राकृतिक रबर। तो समझ में आ गया होगा मैंने अभिक्रिया को किस प्रकार से किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है, अगर जिसको एकलक पता हो गया तो बहुलकीकरण करवा के आसानी से है वो क्या लिख सकता है, अभिक्रिया लिख सकता है। बस 2 ही तो बात ध्यान में रखनी है, 3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या, एक तो आपको एकलक याद रखना है, दूसरी बात जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखे वहां पर डबल बॉन्ड को हटाना है, और जहां पर भी आपको OH दिखे वहां पर आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है। उसके बाद हम उदाहरण अभी करेंगे आगे। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक रबर। अब हम बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक रबर क्या चीज है, किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है दैनिक जीवन में, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखो जो प्राकृतिक रबर हमें प्राप्त होता है, जो वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, द्रव्य के रूप में, तो अब आपको सीधी सी बात है
मतलब उस द्रव्य को तो आप काम में नहीं ले सकते हो ना भाई, किसी चीज को मिटाने के लिए नहीं ले सकते हो, तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा। तो कठोर करने के लिए क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर, उसमें मिलाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल। प्राकृतिक रबर के साथ में जैसे ही एसिटिक अम्ल मिला दिया जाएगा तो जो प्राकृतिक रबर जो पहले बिल्कुल द्रव्य के रूप में था, अब वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। लेकिन कठोर तो होगा, लेकिन उसके कुछ गुण भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, उसकी तनन सामर्थ्य कम तथा प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, ठीक है। कि जब क्या किया जाता है, इस बात को समझो कि जब क्या किया जाता है, प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर हमें किस तरह से प्राप्त होता है, द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। अब द्रव्य से तो हम किसी भी जो पेंसिल से लिखा है उसको मिटा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे को उसको कठोर करना है। कठोर करने के लिए उसमें प्राकृतिक रबर कौन सा, जो भी मैंने बनाया था ना, पॉली आइसोप्रीन, उसके आगे हम पॉली लगा देंगे, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली जो आइसोप्रीन था, ये जो हमने अभी निकाला था, यहाँ पर जो लिखा था अभिक्रिया के अंदर, यहाँ पर जो बना था प्राकृतिक रबर, या पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, ठीक है, उसके आगे पॉली लगा देंगे। पॉली मतलब आपका जब बोलेंगे उसको बन गया। तो जो पॉली आइसोप्रीन है वो क्या होता है, आपका द्रव्य के रूप में होता है। उसको कठोर करने के लिए उसके साथ में क्या ऐड कर दिया जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल ऐड कर दिया जाता है। अब एसिटिक अम्ल को जैसे ही ऐड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ गुण भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि उसका तनन सामर्थ्य कम। अब ये क्या होता है तनन सामर्थ्य, तनन मतलब खींचना, ठीक है, तनन सामर्थ्य कम होता है। तो तनन सामर्थ्य कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो रबड़ है, ठीक है, उसमें आप एसिटिक अम्ल मिलाओगे प्राकृतिक रबर में, ठीक है, तो वो कठोर तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको खींचोगे ना उसको इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा, खींचने पर वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वहां पर। और फिर तथा प्रत्यास्थता ज्यादा मतलब कितना लचीला है, प्रत्यास्थता का मतलब कितना लचीला है। तो अब सीधी सी बात है, जो ज्यादा खींचेगा इसका मतलब वो ज्यादा लचीला है, जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा लचीला है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसकी तनन सामर्थ्य है वो मतलब वहां पर कम रह जाएगी, और प्रत्यास्थता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो आगे हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। तो मतलब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए कि जो हमारा रबर है वो रबर क्या हो, वो रबर है वो कम प्रत्यास्थ हो, ठीक है। कम प्रत्यास्थ होने का मतलब वो मतलब इस प्रकार से जब उसको खींचे तो वो ज्यादा ना खींचे। तो उसी को हम मतलब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर में हम मिला देते हैं, प्राकृतिक रबर में हम मिला देते हैं सल्फर, ठीक है। और सल्फर मिला देंगे तो यहाँ पर जो आपका है जो रबर प्राप्त होगा वो क्या होगा, अधिक तनन सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य तथा अधिक तनन सामर्थ्य तथा कम प्रत्यास्थता वाला रबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्राकृतिक रबर में जब आप सल्फर मिलाओगे, सल्फर मिलाकर इसको गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इससे ये डेल्टा होता है, डेल्टा से कोई भी अभिक्रिया है गर्म करना है तो उसको डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। तो जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो वहां पर हमारे को अधिक तनन सामर्थ्य तथा कम प्रत्यास्थता मतलब कम खींचने वाला, ठीक है, जो आपका रबर होता है वो कम खींचने वाला होता है ना, तो कम प्रत्यास्थता तथा यहाँ पर बोल सकते हो ज्यादा कम घिसने वाला, ठीक है, कम तथा कम घिसने वाला रबर बन जाएगा। तो कम घिसने वाला है वो क्या हो जाएगा, रबर है वो आपका बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिक तनन सामर्थ्य मतलब जब आपको उसको खींचोगे तो आसानी से नहीं खींचना चाहिए, ठीक है, उसकी तनन है वो ज्यादा होना चाहिए। भाई आसानी से खींच जाएगा तो टूट जाएगा जल्दी से, और मतलब टूटेगा कब, जब कम तनन सामर्थ्य होगा, मतलब खिंचाव कम होगा तभी तो जल्दी टूटेगा ना खींचने से, और ज्यादा प्रत्यास्थता होगी तो वो क्या होगा, जल्दी खींचेगा यहाँ पर। तो ये दोनों यहाँ पर आप समझ रहे हो ना आप क्या चीज है। और यहाँ पर अधिक तनन सामर्थ्य मतलब ये कठोर रहेगा, और अधिक तनन सामर्थ्य इसका मतलब लचीलापन क्या है, कम है। तो इसीलिए हम लचीलापन कम मतलब प्रत्यास्थता कम, लचीलापन क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है, तथा कम घिसने वाला। अब सीधी सी बात है, इस प्रकार से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम घिसने वाला बनेगा ना,
तो जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में मिलाकर गर्म किया जाता है तो वहां पर हमारे को रबर है वो अधिक तनन सामर्थ्य, कम प्रत्यास्थ तथा कम घिसने वाला बनता है। ठीक है, आपको ये रटना नहीं, आपको समझना है कि जो आपका रबर होता है वो ज्यादा, अब दरवे से तो कम ही खींचता है ना भाई, दरवे तो बिल्कुल फैल जाता है, तो दरवे से आपका क्या कठोर है, इसका मतलब उसकी कठोर है, इसका मतलब उसकी लचीलापन कम है, लचीलापन का मतलब प्रत्यास्थता कम, और तनन सामर्थ्य उसका क्या ज्यादा है, मतलब खिंचाव ज्यादा रहता है ना उसमें, और कम घिसने वाला होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब इसको गर्म करते हैं तो इसको अभिक्रिया को नाम दे दिया, वो क्या दे दिया, वल्कीनीकरण। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कीनीकरण। जब मतलब किसको कहते हैं, जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वल्कीनीकरण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राकृतिक रबर को एसिडीकरण के साथ में गर्म करेंगे तो वहां पर कठोर प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर कुछ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, प्राकृतिक रबर को किसके साथ मिलाया, सल्फर के साथ मिलाया, और सल्फर के साथ मिलाने पर जो गरम किया तो हमें यहाँ पर इस अभिक्रिया को वल्कीनीकरण कहते हैं, और इससे प्राप्त होने वाला रबर है वो अधिक तनन सामर्थ्य, कम प्रत्यास्थता तथा कम घिसने वाला बनता है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि ये अधिक तनन सामर्थ्य मतलब कम घिसने वाली लाइन है ना, उससे पहले बोले गया है कि इसकी प्रत्यास्थता अधिक करने के लिए, अत्यंत प्रत्यास्थता के लिए, तो अत्यंत प्रत्यास्थता वहां पर गलत है। आपको क्या करना है, कम प्रत्यास्थ करना है ना भाई, रबर है उसको कम कम लचीला बनाना है ना, तो इसीलिए तो वहां पर वो लाइन करेक्शन आप वहां पर कर लेना, वहां पर आपको दिख जाएगा अत्यंत प्रत्यास्थता। ठीक है, जो कम घिसने वाला है ना उससे एक या दो लाइन से पीछे है तो उसको आपको करेक्शन करना है, और वहां पर क्या लगना है, कम प्रत्यास्थता वाला जो आपको रबर है वो चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रबर का क्या बहुलक होता है, कौन सा एकलक होता है, प्राकृतिक रबर किस प्रकार से दैनिक जीवन में काम में लिया जाता है, और वल्कीनीकरण किससे कहते हैं। तो अब हम आगे, ये तो हमारे प्राकृतिक बहुलक हो गए, जो आपके रेजिन वगैरह है उनका हम अध्ययन है वो नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सीधा ही संश्लेषित बहुलक।